करेंगे सेल बायोलॉजी से। एंड यहाँ से सबसे पहले हमें देखना है कि व्हाट इज़ सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी एक साइंस है जो कि स्ट्रक्चर, फंक्शन, मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड जेनेटिक्स ऑफ द सेल से डील करता है। और वी कैन डिफाइन इट एज स्टडी ऑफ सेल फ्रॉम मॉर्फोलॉजिकल, बायोकेमिकल, फिजियोलॉजिकल, डेवलपमेंटल, जेनेटिकल, पैथोलॉजिकल एंड एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यूज़। वाई सेल बायोलॉजी? हमें सेल बायोलॉजी क्यों चाहिए? क्योंकि हमें जो है एक्सप्लेन करना है जितने भी हमारे पास मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड फिनोमिना हो रहे हैं एक सेल में, बायोसिंथेसिस, हेरिडिटी, सेक्स वेरिएशन, म्यूटेशन, ये सब जो फिनोमिना हो रहे हैं, इन सबको मैक्रोमोलिकुलर टर्म्स से हमें डिफ़ाइन करना होता है, इंटरप्रेट करना होता है और एक्सप्लेन करना होता है। इसलिए हमें चाहिए एक अलग से साइंस जिसको हम सेल बायोलॉजी कहते हैं। सबसे पहले सेल रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था 1665 में, and it is later described as a unit of biological activity delimited by semi-permeable membrane and capable of self-reproduction in a medium free of other living system। मतलब ये है कि एक सबसे छोटी यूनिट है सेल की। सेल इज़ अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से डिलिमिटेड की जाती है। वो सेल्फ रिप्रोडक्शन खुद से कर सकता है, लेकिन उसको दूसरा कोई लिविंग सिस्टम नहीं चाहिए होता है। इट मीन्स इट नीड्स टू बी फ्री ऑफ अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म और सिस्टम। हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसे भी डिस्कवर कर लिया गया था अराउंड 1931। और एक सेल जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से डिलिमिटेड है, लेकिन उसके अंदर का जो पार्ट है उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म के अलावा हमारे पास साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स होता है जिसे हम हेलोप्लाज्म भी कहते हैं। इट कैन बी डिफाइंड एज द साइटोप्लाज्म माइनस सेल ऑर्गेनेलिज। ओके। एंड पेरिफेरल लेयर जो होती है साइटोप्लाज्म मैट्रिक्स की, वो नॉन ग्रैनुलर, विस्कस होती है, क्लियर, रिजिड एंड इट इज़ कॉल्ड एक्टोप्लाज्म। इनर पोर्शन जो होगा साइटोप्लाज्म का वो एकदम ग्रैनुलर नहीं, मतलब थोड़ा बहुत ग्रैनुलर होगा और उसमें थोड़ा विस्कस भी रहेगा, थोड़ा कम विस्कस रहेगा, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास अलग अलग स्टार्च, जैसे स्टार्च ग्रैनुल्स, ग्लाइकोजन ग्रैनुल्स, ये सब होंगे, तो थोड़ा ऑब्वियसली वो रहेगा ग्रैनुल। तो ये थोड़ा सा बेसिक सा। अब हम जेनेटिक्स का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आएगा सेल साइकिल। सेल साइकिल क्या है? एक एंटायर सीक्वेंस है इवेंट्स का, जो कि एक न्यूक्लियर डिवीजन जहाँ पे ख़त्म होती है और दूसरी जहाँ तक शुरू होती है, उसके बीच में जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं वो सब हमारे सेल साइकिल में इंक्लूड किए जाएंगे। इसको हम बेसिकली दो फेजेस में डिवाइड करते हैं। पहला इंटरफेस एंड दूसरा प्रॉपर सेल डिवीजन। इंटरफेस में हमारे पास G1, S एंड G2 फेजेस आ जाते हैं। G1 फेज में हमारे पास नॉर्मल मेटाबॉलिक रूल्स जो भी होते हैं वो हो रहे होते हैं। एस फेज में हमारे पास DNA रेप्लिकेशन एंड G2 फेज में हमारी प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस एंड मियोसिस के लिए प्रोसेसेस चल रही होती हैं। दो हमारे पास टर्म्स आती हैं, कैरोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरोकाइनेसिस इज द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस और डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम्स। साइटोकाइनेसिस इज द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। जीवन फेज में क्या है? इट इज़ अ प्री DNA रेप्लिकेशन फेज। ये बिटवीन टीलोफेज और एस फेज के बीच में ये चलता है। सबसे लॉन्गेस्ट फेज इसको कहा गया है, जो अराउंड 12 आवर्स चलता है। फर्स्ट गैप फेज और फर्स्ट ग्रोथ फेज भी इसको कह दिया जाता है। यहाँ पे हमारे DNA, RNA एंड प्रोटीन की जो सिंथेसिस होती है वो चल रही होती है। क्रोमोसोम्स यहाँ पे डिस्क्रीट फॉर्म में नहीं दिखते हैं बिकॉज क्रोमैटिन्स आर एक्सटेंडेड फुली। एंड G1 में हमारे पास राइबोसोमल RNA, ट्रांसफ़र RNA एंड मैसेंजर RNA तीनों की ट्रांसक्रिप्शन भी चल रही होती है। यहीं पे हमारे प्रोटीन्स जो रेगुलेटरी प्रोटीन्स हैं, एंजाइम्स एंड अदर माइटोटिक एपरेटस प्रोटीन्स, ये सब इन सब की सिंथेसिस होती है। उसके बाद आता है हमारे पास एस फेज। इसको सिंथेटिक फेज ऑफ इंटरफेस कहा जाता है। यहाँ पे DNA की रेप्लिकेशन होती है। हिस्टोन प्रोटीन्स जो DNA को बाउंड करके रखते हैं उनकी सिंथेसिस होती है। हिस्टोन प्रोटीन्स हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए रहते हैं, क्योंकि एस फेज जब स्टार्ट होता है तो DNA को सिंथेसाइज करना है, उसकी कॉपीज़ बनानी है, तो उसकी वजह से हिस्टोन प्रोटीन्स की सिंथेसिस पहले ही कर ली जाती है G1 फेज में, और उसको यूटिलाइज किया जाता है एस फेज में टू फॉर्म द न्यू DNA। कॉपीज़ हमें बनानी होती है। इसके एंड तक हमारे पास 2 DNA मॉलिक्यूल्स बन जाता है और अ डुप्लीकेट सेट ऑफ जीन्स भी बन जाता है। उसके बाद हमारे पास आता है G2 फेज। सेकेंड फेज
सेकेंड गैप फेज इसे कहा जाता है। यहाँ पे आरएनए प्रोटीन की सिंथेसिस कंटिन्यू होती है और जो कि सेल ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वी नो द होल स्ट्रक्चर ऑफ द सेल इज़ मेनली मेड अप ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। सो G2 फेज़ जब एंड होता है तो हमारे पास M फेज़ स्टार्ट हो जाता है, लेकिन उसमें और भी काफ़ी सारी चीज़ें चल रही होती हैं, जैसे न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो इंटैक्ट रहता है, क्रोमोसोम्स जो हैं थोड़े से डिफ्यूज़ हो जाते हैं कॉइल्ड फॉर्म में, हमें थोड़ा सा दिखने लग जाता है क्रोमैटिन फाइबर्स अब क्रोमोसोम की फॉर्म में आना शुरू हो जाता है, डीएनए यहाँ पे डबल हो जाता है। एनिमल सेल्स में जो सेंट्रॉल्स होते हैं उसका एक और पेयर हमारा न्यूक्लियस के अराउंड बनना शुरू हो जाता है। देन स्टार्ट्स द एम फेज, दैट इज माइटोटिक फेज। यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स जो हैं एम्ब्रोजेनेसिस के दौरान बढ़ जाते हैं, क्योंकि जितने भी हमारे सेल्स रप्चर हो जाते हैं या डेड हो जाते हैं उन सभी की रिप्लेसमेंट करनी होती है, तो उसके लिए हमें माइटोटिक फेज चाहिए होता है। माइटोटिक फेज हमारा सोमैटिक सेल्स में बना रहता है और मियोसिस हमारा जर्म सेल्स में होता है। क्रोमोसोम कंडेंसेशन यहाँ पे होती है, सेग्रीगेशन एंड साइटोप्लाज्मिक डिवीजन यहाँ पे होती है। माइटोसिस इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सेल का जो ओवरऑल एक नंबर ऑफ सेल्स जो हमें मेंटेन रखने होते हैं एक सेल को रखने के लिए, वो सब माइटोसिस से बनते हैं। यहाँ से दो सेट ऑफ डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स जो हैं दो डॉटर न्यूक्लियाई में बन जाते हैं। तो इंटरफेस तो हो गया हमारा। अभी जो एम फेज़ है उसको हम अच्छे से कर लेते हैं। एम फेज़ में सबसे पहले हमारे पास आता है प्रोफेज़। यहाँ पे थ्रेड लाइक कंडेंसिंग मटेरियल क्रोमोसोम जो है वो दिखना शुरू हो जाता है। सेल यहाँ पे स्फेरॉइड और विस्कस एंड मोर रेफ्रैक्टाइल हो जाता है। ठीक है, यहाँ देखिए क्रोमैटिड्स, ये जो आपको क्रोमैटिड्स दिख रहे हैं ये G1 फेज़ में एकदम एक्सटेंडेड फॉर्म में थे। जब ये क्रोमैटिड्स थोड़ा डिस्क्रीट फॉर्म में आ जाते हैं तब हमें क्रोमोसोम्स दिखते हैं। प्रूफ स्टेज पे हमारा जो सेल है वो थोड़ा विस्कस और रेफ्रैक्टाइल हो जाता है। प्रोफेज में जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसके पास दो कॉइल्ड फिलामेंट होते हैं जिसे हम क्रोमैटिड्स कहते हैं, विच आर द रिजल्ट ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ द डीएनए ड्यूरिंग द एस फेज। इन्हीं क्रोमैटिड्स में हमारे पास डीएनए जो है वो पड़ा होता है। As prophase progresses, the chromatids become shorter and thicker, and sister chromatids are held together by special DNA containing region called centromere or primary constriction. देखो यहाँ पे जैसे जैसे प्रोफेज आगे बढ़ेगा जो हमारे क्रोमैटिड्स हैं वो छोटे होते जाएंगे और थिक होते जाएंगे। जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं वो एक स्पेशल डीएनए कंटेनिंग रीजन से कनेक्ट होता है जिसे हम सेंट्रोमियर कहते हैं। ये जो सेंट्रोमियर है इसे हम प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कहते हैं, जो कि एक लाइटर स्ट्रेनिंग रीजन होता है। जब हम इसे स्ट्रेन करते हैं तो ये जो रीजन होता है सेंट्रोमियर का थोड़ा सा लाइट दिखाई हमें देता है। Kinetochores also start developing. Chromosomes are evenly distributed in the nuclear cavity and chromosome approaches the nuclear envelope. Kinetochores जो है वो भी थोड़ा सा डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। क्रोमोसोम्स यहाँ पे इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, जितनी भी न्यूक्लियर कैविटी रहेगी हमारी, क्रोमोसोम जो है एनवेलप तक पहुँच जाता है और कॉजेज द सेंट्रल स्पेस ऑफ द न्यूक्लियस टू बिकम एम्प्टी। वहाँ जाकर जब वो अप्रोच करता है न्यूक्लियस एनवेलप को तो बीच का जो सेंटर पार्ट रहेगा न्यूक्लियस का वो थोड़ा सा एम्प्टी होना शुरू हो जाएगा, बिकॉज अभी हमें और भी ज़्यादा प्रोसेसेस करनी है। इंटरफेस के बाद हमारे पास जो प्रोमेटाफेज आएगा वहाँ पे हम देखेंगे कि क्यों ये एम्प्टी स्पेस बनती है। एट द सेम टाइम इन द साइटोप्लाज्म माइटोटिक स्पिंडल और द माइटोटिक एपरेटस डेवलप्ड। ये जो माइटोटिक स्पिंडल है इनका बहुत ज़्यादा रोल रहेगा, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, प्रोटीन्स वगैरह ट्रांसपोर्टेड हमें करने होंगे तो उसमें माइटोटिक स्पिंडल का काम रहेगा। Here, two pairs of centrioles moves to opposite poles of the cell. Between the centrioles forms a spindle. दो जो centrioles रहेंगे, हमने देखा था कि G2 फेज के दौरान एक डुप्लीकेट कॉपी बन गई थी सेंट्रॉयल्स की, तो वो न्यूक्लियस के पास बनी थी। अब वो न्यूक्लियस से धीरे धीरे पोल्स की तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे और इनको कनेक्ट करने के लिए स्पिंडल काम आता है। यहाँ पे न्यूक्लियोसिस ग्रेजुअली डिसइंटीग्रेट। न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोलस है वो थोड़ा थोड़ा डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाता है। हमें न्यूक्लियस एम्प्टी चाहिए तो न्यूक्लियोलस जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। डिजनरेशन एंड डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप। ठीक है,
और न्यूक्लियर एनवेलप जो होगा वो डीजनरेट होना शुरू हो जाएगा और डिसअपियरेंस होना शुरू हो जाएगा, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि प्रोफेज जो है वो ख़त्म हो गया है। सेकेंड फेज हमारा आता है प्रो मेटाफेज। कॉम्पैक्टेड क्रोमोसोम्स आर स्कैटर्ड थ्रू आउट द न्यूक्लियर रीजन। यहाँ पे जो कॉम्पैक्टेड क्रोमोसोम्स है, डैट मीन्स द शॉर्टर क्रोमैटिड्स, वो पूरे रीजन में हमें ऐसे दिखेंगे कि फैले हुए हैं, स्कैटर्ड हैं। स्पिंडल पेनिट्रेट इनटू द इन द सेंट्रल रीजन ऑफ द सेल इन सर्च ऑफ क्रोमोसोम्स। अभी जो ये स्पिंडल अब माइटोटिक स्पिंडल्स थे, ये सर्च करेंगे कि कहाँ कहाँ पे क्रोमोसोम्स हैं, बिकॉज दे हैव टू पिक अप द क्रोमोसोम्स टू अपोजिट पोल ऑफ द cell. Those microtubes may grow that contact a kinetochore are captured and stabilized. ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे जिन्हें हम स्पिंडल कह रहे हैं, ये क्या करेंगी, काइनेटोकोर से जाके मैच काइनेटोकोर्स को पकड़ेंगी और धीरे धीरे वो साइड वाइज मूव करना शुरू कर देंगी. Bimotor proteins located in the kinetochores chromosomes move actively along the walls of the microtubules. Some kinetochore become stably associated with plus ends or one or more spindle microtubes from one of the spindle pools. In animal cells, the mitotic spindle is assembled in cytoplasm and chromosomes are compacted in the nucleoplasm. जो एनिमल सेल रहेंगे उसमें माइटोटिक स्पिंडल जो है वो साइटोप्लाज्म में असेंबल रहेंगे और क्रोमोसोम्स जो है वो न्यूक्लियोप्लाज्म में कॉम्पैक्टेड रहेंगे. एट द एंड ऑफ द प्रोफेज, इंटरेक्शन बिटवीन द माइटोटिक स्पिंडल एंड द क्रोमोसोम्स इज डन. जब हमारा प्रोफेज ख़त्म हो जाएगा, हमें पता है कि माइटोटिक स्पिंडल क्रोमोसोम्स को सर्च कर रहे थे, तो वहाँ पे वो सर्चिंग जो है वो ख़त्म हो जाती है. 3 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप आर द न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लियर लैमिना एंड न्यूक्लियर एनवेलप. न्यूक्लियर एनवेलप जो होता है उसमें हमें पता है कि एक न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जिससे क्रोमोसोम्स और जो भी जेनेटिक मटेरियल है इट ट्रांसपोर्ट टू द साइटोप्लाज्म. Then we have the metaphase. Once all the chromosomes have become aligned at the spindle equator, the cell has reached the stage of metaphase. Metaphase में क्या होता है कि जैसे एक सर्कल में सेल है हमारे पास, जो उसकी इक्वेटर रहेगी वहाँ पे सारे स्पिंडल जो है वो एकदम से अलाइन हो जाएंगे और उनका आगे का काम शुरू हो जाएगा. ये स्टेज जो है हमें बताती है कि मेटाफेज जो है वो स्टार्ट हो गया है. द प्लेन ऑफ अलाइनमेंट को हम मेटाफेज प्लेन कहते हैं. After the disintegration of nuclear membrane, the short and thicker chromosomes is further reduced and thickened. Disintegration जब हो जाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जब ख़त्म हो जाती है, अभी हमें देखो, अभी अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ख़त्म हुई है तो ऑब्वियसली ये आपको ध्यान रखना है कि बाहर जो साइटोप्लाज्म में ऐसे एंजाइम्स थे जो जेनेटिक मटेरियल को डिस्ट्रॉय करने वाले थे, उनका रोल थोड़ा कम हो गया है. तो जैसे ही हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट होगी, जो हमारे शॉर्टर और थिकर क्रोमोसोम्स हैं उनका साइज थोड़ा सा और कम हो जाता है. द डिस्टिंक्ट सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम इज कनेक्टेड टू द पोल्स थ्रू स्पिंडल फाइबर्स. स्पिंडल फाइबर्स क्या करेंगे, हमने देखा था ऊपर कि वो स्पिंडल फाइबर से क्रोमोसोम्स कॉन्टैक्ट हो चुके हैं. जो क्रोमोसोम्स मूव टूवर्ड्स इक्वेटर and the centromere of each chromosome is arranged on the equator. This type of orientation of centromere on the equators is known as the auto orientation. ठीक है, यहाँ पे देखिए कि जितने भी क्रोमोसोम्स हैं वो सारे इक्वेटर के ऊपर अलाइन हो जाएंगे, जिसे हम ऑटो ओरिएंटेशन कहते हैं. द क्रोमोसोम्स एट दिस स्टेज आर द शॉर्टेस्ट एंड द थिकेस्ट. सबसे ज़्यादा अगर हमें क्रोमोसोम्स शॉर्ट साइज़ में दिखेंगे तो वो यही स्टेज होती है जिसे हम कहते हैं मेटाफेज प्लेट. The chromatids of the chromosome are held together at the point of centromeres and relational coils are at its minimum. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो क्रोमेटिड्स हैं क्रोमोसोम्स के, वो एक सेंट्रोमेयर्स पे एक पॉइंट पे कनेक्टेड हैं. बाद हमारे पास एनाफेज आता है. यहाँ पे जो सेंट्रोमियर रहेंगे हर एक क्रोमोसोम्स के, वो सेपरेट हो जाते हैं एंड मूव टुवर्ड्स द पोल्स. मतलब आपको, हमारे पास 4 क्रोमेटिड्स होते हैं एक क्रोमोसोम में, तो 2 अलग साइड पे जाएंगे, 2 अलग साइड पे जाएंगे, विच आर कनेक्टेड टू द स्पिंडल्स. Depending on the position of the centromere, metacentric, acrocentric and telocentric,
इस तरीके के जो क्रोमोसोम्स हैं वो हमें दिख जाते हैं, वी, एल एंड आई शेप में हमें वो दिखेंगे। इट मीन्स कि जो हमारे मेटासेंट्रिक है वो वी शेप में दिखेंगे, एक्रोसेंट्रिक जो है हमारे वो एल शेप में दिखेंगे, और जो टीलोसेंट्रिक हैं वो हमारे आई शेप में दिखेंगे। As the anaphase progresses, the sister chromatids move towards the poles. जैसे जैसे आगे एनाफेज बढ़ता जाएगा, हमारे जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं वो मूव पोल्स की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। The chromosome number is constant, but the quantity of each chromosome is reduced to the half. देखो यहाँ पे क्रोमोसोम की जो क्वांटिटी है वो हाफ में इसलिए रिड्यूस हुई है बिकॉज क्रोमोसोम जो है उसको आधा बीच में से काटा गया है, स्पिंडल फाइबर्स उसको दोनों पोल्स की तरफ लेके जा रहे हैं। तो ऊपर की साइड आधे हैं, आधा पार्ट है एक क्रोमोसोम का, नीचे की तरफ आधा पार्ट है। टीलोफेज, नेक्स्ट हमारे पास टीलोफेज है। यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स हैं लूज देयर आइडेंटिटी एंड बिकम अ मास ऑफ क्रोमैटिन। यहाँ फिर से जैसे हमने देखा था वहाँ पे G1 फेज में क्रोमैटिन नहीं दिख, मतलब सिर्फ क्रोमैटिन एक्सटेंडेड फॉर्म में था, क्रोमोसोम्स नहीं दिख रहे थे, ऐसा फिर से टेलोफेज में हो जाता है। द न्यूक्लियस विल रीऑर्गेनाइज फ्रॉम द क्रोमैटिन एट लेट टेलोफेज स्टेज। द सेल प्लेट विल डिवाइड द सेल इनटू द टू डॉटर न्यूक्लियस। और इसके टेलोफेज के एंड फेज में अगर हम देखें, एंड मतलब लास्ट में देखेंगे कि जो एक सेल है वो दो डॉटर न्यूक्लियस में डिवाइड हो गया है। हमने पहले दो टर्म्स देखी थी विच आर साइटोकाइनेसिस एंड कैरोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस क्या होता है? द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म यूजुअली अकर्स बिटवीन द लेट एनाफेज एंड द एंड ऑफ द टीलोफेज। जब टीलोफेज खत्म होने वाला होता है तो साइटोप्लाज्म की डिवीजन भी तो चाहिए हमें, जो डॉटर न्यूक्लियस चाहिए वो एक साइटोप्लाज्म के साथ ही डिवाइड होंगे, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज द साइटोकाइनेसिस। इन प्लांट साइटोकाइनेसिस टेक्स प्लेस थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट which begins in the center of the cell and move towards the periphery in both sides, dividing the cytoplasm into two daughter cells. दो डॉटर सेल्स में हमें साइटोप्लाज्म डिवाइड कर दिया जाएगा, एक प्लेट बन जाती है जिसे हम सेल प्लेट कहते हैं। ओके, in animal cell cytokinesis occurs by the process known as cleavage, forming a cleavage furrow. क्लीवेज हो जाती है हमारी एनिमल सेल्स में, और प्लांट सेल्स में हमारे पास एक सेल प्लेट बन जाती है जहाँ से सेल डॉटर सेल्स जो हैं वो डिवाइड हो जाते हैं। व्हाट इज ज़ाइगोट? द टाइम टू डेवलप फ्रॉम वन सिंगल सेल टू मल्टीसेलुलर, इट इज़ कॉल्ड जेस्टेशन पीरियड। एक सिंगल सेल से अगर हमें बहुत सारे सेल मल्टीसेलुलर में सेल बनाने हैं तो उसे हम जेस्टेशन पीरियड कहेंगे। जैसे ह्यूमंस में 9 मंथ्स का रहता है। एंड क्रोमोसोम्स जो होते हैं उसका देख लेते हैं कि क्या है। प्लांट्स में मिनिमम क्रोमोसोम्स एंड मैक्सिमम क्रोमोसोम्स, इनकी ये जो टर्म्स दी हैं प्लीज़ आप इसे रिवाइज कर लेना। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हमारे पास 46 होते हैं, 26 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। ये थोड़ा सा बेसिक्स मैंने लिखा है कि कैसे क्या रहता है। मदर में 23, फादर में 22 रहते हैं। 1 यहाँ पे जर्म सेल्स का रहेगा। इंटरफेज में 90% जो सेल साइकिल का पोर्शन होता है वो कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे ग्रोथ ऑफ द सेल, डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं। क्रोमोसोम नंबर ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, सेल डिवीजन में क्रोमोसोम नंबर कैसे वेरी करता है। जैसे ह्यूमन बॉडी में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, मतलब 2n 46 क्रोमोसोम्स हैं लेकिन 23 पेयर्स हैं, पेयर्स में हमें मिलते हैं तो वो 23 हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे 1 क्रोमैटिड है, क्रोमोसोम कॉपी, 2 क्रोमैटिड्स। ये जो आर्म्स आपको दिख रहे हैं इन्हें हम क्रोमैटिड्स कहते हैं। ओके, व्हेन क्रोमैटिड्स आर कनेक्टेड टू सेंट्रोमियर इट इज़ काउंटेड एज 1। बीच का जो पोर्शन है इट इज़ नोन एज द सेंट्रोमियर। जब क्रोमैटिड इसे 2 क्रोमैटिड इसे ज्वाइन करते हैं तब उसे हम एक टोटल 1 क्रोमोसोम काउंट करते हैं। इंटरफेज जो है, बिफोर स्टार्टिंग अ माइटोसिस एंड मियोसिस साइकिल, सेल हैज़ टू प्रिपेयर फॉर इट। Different things were happening at that time. During cytokinesis, cleavage is accomplished by the contraction of a ring composed mainly of actin filaments, the bundle of filaments called contractile ring. यहाँ पे जो एक्टिन फिलामेंट्स हैं ये कहीं ना कहीं हमारा साइटोकिनेसिस को असिस्ट करता है। वहाँ पे थोड़ा सा उसको क्लीवेज करनी है ना हमें, तो एक कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बन जाती है जिससे हमें इजीली 2 डॉटर न्यूक्लियाई सेल्स मिल जाते हैं। उसके बाद आता है हमारा वाई। What is the significance of mitosis? Mitosis helps the cell in maintaining proper size. It helps in maintenance of an equilibrium.
in the amount of DNA and RNA present in the cell. The mitosis provides the opportunity for the growth and development of the organs and the body of the organism. The old, decaying and dead cell of the body are replaced by the help of the mitosis. organism जो भी रहेंगे माइटोसिस के दौरान एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ पे इवॉल्व होते हैं, ये सब हमारे सिग्निफिकेंस में आ जाते हैं. देन हमारे पास सोमैटिक सेल माइटोसिस में होती है, मियोसिस जर्म सेल्स में होती है. ओके, वी हैव अनदर एम फेज जिसको हम मियोसिस कहते हैं. यूजुअली ये हमारा जर्म सेल्स और सेक्स सेल्स जिसे हम कहते हैं उसमें होता है. ह्यूमंस में ओवरी एंड टेस्टिस में ये हो जाता है. मियोसिस में इस तरीके से हमारी सेल डिवीजन होगी. पहले एक सेल से दो डॉटर सेल्स एंड दो से आगे अनदर टू. ओके, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एक निमोनिक्स लिखा है, लेज़ी बड़ी दीदी. ओके, तो हम देखते हैं कि कैसे ये यूज़ होगा, क्योंकि मियोसिस के जो स्टेप्स हैं वो थोड़ा सा माइटोसिस से डिफरेंट रहते हैं. यहाँ पे प्रोफेज 1 है, longest phase of the meiosis, and further divided into the 5 phases. 5 phases are liptoten, zygotene, patrotene, diplotin and dikinesis. Okay, तो लिप्टोटीन में क्रोमोसोम्स लार्जेस्ट एंड थिनेस्ट हो जाते हैं, कंडेंसेशन हो जाती है क्रोमेटिड्स की, सेंट्रल डुप्लीकेट्स हो जाते हैं और पोल्स की तरफ माइग्रेट करना शुरू हो जाते हैं. ज़ाइगोटीन में क्या होगा, सिनेप्स कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स हो जाएगी. एंड देन वी हैव द पैट्रिटीन, लार्जर स्टेज एज़ कम्पेयर टू द लिप्टोटीन एंड द ज़ाइगोटीन. मतलब जो ऊपर दो स्टेप्स हुए हैं उनसे थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा. यहाँ पे टेट्राइड कैन बी ऑब्जर्व्ड बेस्ट हेयर, क्रॉसिंग ओवर हो जाती है. एंड देन वी हैव द डिप्लोटीन एंड द डाइकिनेसिस. उसके बाद मेटाफेज, देन एनाफेज, टीलोफेज. मियोसिस 2 में हमारे पास प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टीलोफेज 2. ये सब हम देख लेंगे नेक्स्ट वीडियो में. अब आज के लिए इतना ही काफ़ी है. तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी व्हाट आर द प्रॉपर फेजेस ऑफ मियोसिस, मेटाफेज फ्रॉम मेटाफेज 1 टू द टीलोफेज 2. थैंक यू.